क्लास में हम लोग जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट किए और इसमें मेटलर्जी के बारे में बताया आपको। मेटलर्जी उस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं विच इज यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम देयर ओर, यानी ओर से मेटल के निकालने के कंप्लीट प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। एंड इट कंप्लीटेड इन 4 स्टेज: कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। अभी हम लोग कंसंट्रेशन यानी कि फर्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर ओर हेवियर है, इम्प्योरिटीज लाइटर है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो, ओर ही हल्का हो और इम्प्योरिटीज भारी हो, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग आप यूज करेंगे तो पानी के साथ ओर बह करके बाहर चला जाएगा और आपके पास बचा रह जाएगा इम्प्योरिटी, कंकड़ पत्थर, ये बचा रह जाएगा जो आपके यूज का नहीं है। तो वैसे कंडीशंस में अगर उल्टा है, ओर हल्का है और इम्प्योरिटीज भारी है, तो वहां हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। नाम को पकड़ो, फ्रोथ यानी कि झाग, फ्लोटेशन यानी कि तैरना, यानी कि उस प्रिंसिपल पर यह काम करता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एक टैंक लेते हैं। इस टैंक का एक पार्ट जो है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में थोड़ा डाउन होता है। यहां पर इसमें एयर ब्लोन करने के लिए सिस्टम लगा होता है, एजिटेटर भी लगा होता है जो इसे मिक्स कर सकता है, ब्लेड लगे होते हैं कई जगह। यहाँ से हम लोग एयर ब्लोन करते हैं, एयर जाता है और यहाँ ये एयर इस एयर पाइप से बाहर निकलता है। यहाँ ये डाला हुआ है पानी, वाटर, यहाँ ये वाटर डाला हुआ है, ठीक। अब जिस सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करना है उसका पाउडर फॉर्म लेंगे। पिछले क्लास में बताया कि पाउडर क्यों करते हैं, ताकि उसके अंदर के इम्प्योरिटीज हैं वो भी सरफेस एरिया पर आ जाए, इसलिए पाउडर कर लिया गया और इसे हम लोग इसमें डाल देते हैं। यानी कि यहाँ ऐड करते हैं हम लोग क्या क्या, सल्फाइड ओर। इसके साथ में अभी इम्प्योरिटीज भी होगा और साथ में डाला जाता है कलेक्टर। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में वो यही पूछा हुआ है, कलेक्टर का काम क्या है, फ्रोथ स्टेबलाइजर का काम क्या है। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर, इन तीनों को डालते हैं। अब ये तीनों काम क्या करता है, जैसे ही इसको वाटर में डालेंगे, यहां से एयर ब्लोन करेंगे, यहां पर झाग बनेगा, फ्रोथ बनेगा और फ्रोथ प्रोड्यूस करने के लिए फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज किया गया है। फ्रोथ स्टेबलाइजर के फॉर्म में एनिलीन का इस्तेमाल किए। ये झाग को ड्राई होने से बचाता है। जैसे सेविंग फोम आता है, जैसे आप साबुन भी, ऐसे कोई भी नॉर्मल साबुन आप यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, वहां भी झाग बन रहा है। लेकिन जो सेविंग के लिए झाग बनाता है, जो सोप या डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाता है, उसका झाग एक लंबे समय तक रहता है। बाकी ये साबुन वगैरह के रिस्पेक्ट में फोम आता है तो वो लंबे समय तक रहता है, यानी कि उसमें वैसे एजेंट, वैसे केमिकल सब्सटेंस डाले जाते हैं जो इसे ड्राई होने से रोकने का काम करता है। यानी कि सिंपल वे में कह सकते हो कि वो फ्रोथ स्टेबलाइजर हैं। तो वही काम ये फ्रोथ स्टेबलाइजर यानी कि एनिलीन करता है, ये जो ड्राई होने से इसे बचाता है, ताकि ये झाग जो बना हुआ है वो बने और लंबे समय तक रहे। अब देखो, एक तरफ का ये किनारा जो है वो ज़्यादा ऊंचा है और दूसरी तरफ में कम है, तो जिधर कम है उस तरफ से ये फ्रोथ नीचे की तरफ में गिरेगा। एयर ब्लोन कर रहे हैं आप यहाँ पर, तब तो झाग इधर निकलेगा। इसे कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक अलग कंटेनर है, यानी कि यहाँ से झाग गिरेगा और इसके बाद में इस वाले कंटेनर में ये जमा होना शुरू होगा। कहता है कि जब आप इसे एजिटेट कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं, तो इनके साथ में जो सल्फाइड ओर्स के पार्टिकल हैं, लाइटर हैं इम्प्योरिटीज से, वो भी इनके साथ में, इसके साथ में यहाँ फ्रोथ के साथ में चिपका हुआ होता है और वो इनके साथ में यहाँ आ गया दूसरे वाले कंटेनर में। ये सल्फाइड ओर है, जबकि इसके साथ में जो एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज है, वो एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज यहाँ नीचे बॉटम में बैठा रह जाएगा। यहाँ नीचे बॉटम में जो पार्ट आ रहा है वो इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज नीचे बॉटम में क्यों बैठा रह गया, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, सल्फाइड ओर्स के रिस्पेक्ट में, तो वो सेटल डाउन कर गया।
और जो हल्का पार्ट था वो झाग के साथ में जो दूसरे कंटेनर में चला आया। कलेक्टर, इसका तो काम समझ गया एनिलीन का। अब बात आ गई कलेक्टर, यानी कि जिसको पाइन ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको छोड़ करके एक दूसरा हम लोग ट्रेडिशनल उपाय बात करते हैं। आप भी जानते होंगे, जैसे अभी आज के डेट में आपको ठंड लगती है, नहाना है तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग अपने घर में इमर्सन रॉड यूज़ कर लेते हैं, गीजर यूज़ कर लेते हैं, या फिर गैस पर पानी गर्म कर लेते हैं। ठीक है, सोलर वाटर हीटर भी, यानी कि पानी गर्म करने का काम करते हैं। लेकिन आप पुराने दादाजी वगैरह ये लोग बताते होंगे, सुने होंगे कि तेल लगा के नहा लो, सुने हैं आप? ठीक है, बोलते हैं कि तेल लगा लो, उसके बाद में फिर जो है वो ठंडा नहीं लगेगा आपको। अब वो क्यों बोलते थे और ठंडा क्यों नहीं लगेगा? ठंडा तो लगता था यार, ठीक है, लेकिन अब वो लोग बोलते थे कि ठंडा नहीं लगेगा। अब उनके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर आप तेल लगाते हैं बॉडी में तो पानी आपके बॉडी से टिकेगा नहीं, वो पानी जो है वो निकल जाएगा। और ठंड आपको किसकी वजह से लग रहा है? पानी की वजह से लग रहा है। यानी कि ऑयलिंग करने से आपका वेटेबिलिटी रिड्यूस कर जाता है, नॉन वेटेबिलिटी इनहेंस कर जाता है। वेट का मतलब क्या होता है? भीगना। तो वेट करने का मतलब गीला करना, और नॉन वेटेबिलिटी करने का मतलब गीला होने से बचाना। ये क्या करता है कि जैसे ही आप ओर को डालोगे पानी में, इंप्योरिटीज भी डालें, तो ये पाइन ऑयल क्या करता है? सिर्फ सल्फाइड ओर को सर्कुलेट कर देता है, यानी पाइन ऑयल का ड्रॉपलेट्स सिर्फ सल्फाइड के साथ में जुड़ता है, इंप्योरिटीज के साथ में नहीं जुड़ता है। तो जैसे ही डाले तो इंप्योरिटीज पानी में जाने के बाद भारी हो गया और वो नीचे बैठ गया, और जो सल्फाइड ओर था जिसके चारों तरफ में एक कलेक्टर सर्कुलेट कर जाते हैं, चारों तरफ उसके एक लेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से पानी में जाने के बाद में भी गीला नहीं होता है, भारी नहीं होता है, तो ये फ्रोथ के साथ में उभर करके बाहर चला आया। अब जब ये दूसरे कंटेनर में आए तो इनको हम ड्राई कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। अब इस ओर को कंसंट्रेटेड ओर कहा जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कलेक्टर? द कलेक्टर इज यूज्ड टू इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ सल्फाइड ओर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रोथ स्टेबलाइजर? फ्रोथ स्टेबलाइजर इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द फ्रोथ, यानी इसे ड्राई होने से बचाने का काम करता है। और इसके रूप में इस्तेमाल किसका करते हैं वो लिखवाए हैं। एक कम से कम आप याद रखिए कि कलेक्टर के रूप में पाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में एनिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ये इनका काम था, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ सल्फाइड ओर में टर्म आया कलेक्टर, फ्रोथ स्टेबलाइजर। इसी के साथ में एक और टर्म आता है डिप्रेसेंट। ये डिप्रेसेंट काम क्या करता है? नाम से ही पता चल रहा है डिप्रेसेंट। जैसे एग्जाम्पल लिखवा है कि अगर जिंक सल्फाइड और लीड सल्फाइड, जनरली ये दोनों एक साथ में प्रेजेंट होता है, तो अगर फ्रोथ प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ये दोनों बाहर आ जाएगा, जिंक सल्फाइड भी और लीड सल्फाइड भी। अब फिर एक और प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा जिंक सल्फाइड और लीड सल्फाइड को अलग करने के लिए। कहता है कि इसी वक्त में अगर आप सोडियम साइनाइड यूज कर लेते हैं, जैसे कलेक्टर और फ्रोथ स्टेबलाइजर डाल रहे हैं, उसी वक्त में अगर सोडियम साइनाइड भी आप डालते हैं तो ये सोडियम साइनाइड जिंक सल्फाइड के साथ कंबाइन कर लेता है, और ये कंबाइन कर, जैसे इंप्योरिटीज हेवियर है तो सेटल डाउन कर गया, तो इनका कंबाइंड प्रोडक्ट नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, यानी कि भारी हो जाएगा। तो बचा हुआ कौन रह गया? लीड सल्फाइड, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो हर एक सल्फाइड के लिए अलग अलग डिप्रेसेंट होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल बताया गया, अगर लीड सल्फाइड को रोकना है, जिंक सल्फाइड को अलाउ करना है, उसका अलग डिप्रेसेंट होगा। कॉपर सल्फाइड को रोकना है, दूसरे को अलाउ करना है, उसका अलग डिप्रेसेंट होगा। आपको जानना है कि डिप्रेसेंट है क्या, वो काम कैसे करता है। तो डिप्रेसेंट वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं विच इज यूज्ड ड्यूरिंग फ्रोथ प्रोडक्शन प्रोसेस टू सेपरेट और टू अलाउ ओनली वन सल्फाइड टू कम्स आउट विथ फ्रोथ, और दूसरे सल्फाइड को वो रोकने का काम करता है। ये डिप्रेसेंट के साथ था। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंसंट्रेशन प्रोसेस पर आते हैं, लीचिंग। ध्यान से सुनोगे, फिर इक्वेशन बेस्ड है ये ज़्यादा। लीचिंग है क्या? लीचिंग का इस्तेमाल वैसे ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए करते हैं जिसमें ओर और इंप्योरिटीज दोनों का केमिकल रिएक्टिविटी अलग अलग है, यानी ओर का रिएक्टिविटी अलग है और केमिकल इंप्योरिटीज का रिएक्टिविटी अलग है किसी पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के साथ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस प्रोसेस में एल्युमिनियम के ओर बॉक्साइट लेते हैं, Al2O3
2H2O, ये बॉक्साइट है। ये बॉक्साइट को अभी तक जो हम लोग मेथड ये अप्लाई किए हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ प्रोडक्शन, इनमें से किसी से कंसंट्रेट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग लीचिंग। इसमें करते क्या है, इस बॉक्साइट को रिएक्ट कराते हैं हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, NaOH सॉल्यूशन से। जैसे ही इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि जो बॉक्साइट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। वो फॉर्मेशन कर लिया सोडियम एल्यूमिनेट का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, आप चीनी खरीद कर ला रहे थे या नमक खरीद कर ला रहे हैं और उसमें बालू गिर गया, अब उसे कैसे अलग करेंगे? तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बालू मिले हुए नमक को पानी में डाल देंगे। तो बताओ, तो नमक डिसॉल्व होगा, बालू डिसॉल्व होगा या दोनों डिसॉल्व होगा? नमक डिसॉल्व होगा, बालू बचा हुआ रह जाएगा। तो अब बालू को हम छान करके अलग कर लिए। अब आपके पास में नमक का सॉल्यूशन आ गया जिसे ब्राइन कहा जाता है। अब इसे आप हीट करो। जैसे ही आप हीट करोगे तो वाटर इवोपरेट कर जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा? साल्ट। इवोपरेशन से ही तो कलेक्ट किया जाता है। नमक वाले पानी को आप हीट करेंगे, जैसे चाशनी कैसे बनाते हैं, शरबत बना लिए और पानी को हीट किए तो वाटर इवोपरेट करता गया, शरबत आपका धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा, तब वो चाशनी हो गया। और में भी बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो सारे वाटर इवोपरेट कर जाएंगे और आपके पास में सॉलिड पार्ट बचा हुआ रह जाएगा। तो उस तरीके से नमक को जैसे अलग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर इम्प्योर बॉक्साइट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो Al2O3 डिसॉल्व होकर सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्युबल है, जबकि इसके साथ जो एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज है वो इनसॉल्युबल है। तो आप उस सॉल्यूशन को डालेंगे तो जो इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर्ड आउट हो गया, बाहर चला गया। अब आ गया आपके पास में सोडियम एल्यूमिनेट। अब दूसरा काम रहा कि यहाँ से फिर से इसको सेपरेट आउट करना है। तब इसके लिए कई प्रोसेस है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इनसे अलग करते हैं। इसी प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है। यानी लीचिंग इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज। यानी ओर और इम्प्योरिटीज का किसी पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के साथ में अलग अलग रिएक्टिविटी है और कई जगह पर हम लोग यूज भी करते हैं। जैसे कई बार में देखने के लिए कि डालडा या घी में चावल गिर गया, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, धूप में ही रख दीजिए। धूप में रखेंगे तो घी आपका मेल्ट करेगा, चावल मेल्ट नहीं करेगा, तो चावल कहाँ सेटल डाउन कर जाएगा? बॉटम में। अब घी चूंकि मेल्ट कर चुका है, लिक्विड जैसा है, उसको आप अलग कर लीजिए, चावल आपका बचा हुआ रह गया। इस प्रोसेस से हम लोग अलग कर पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ लीचिंग इस्तेमाल होता है। लीचिंग के इक्वेशन को देखो, यहाँ पर ये Al2O3 है, ये बॉक्साइट है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराए तो ये बना सोडियम एल्यूमिनेट। ये वाटर सॉल्युबल है यानी कि ये डिसॉल्व हो गया। यानी कह सकते हो कि Al2O3 NaOH में डिसॉल्व होकर सोडियम एल्यूमिनेट बनाया। जो इम्प्योरिटीज बचा हुआ है उसको हम छान करके अलग कर लिए। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तब ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है Al2O3 का। NaHCO3 वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है। प्रेसिपिटेट उन्हें कहा जाता है जो नीचे बॉटम में बैठ जाता है, सेटल डाउन कर गया। अब इसको अलग करेंगे और हीट करते हैं तो फिर Al2O3 बनेगा और एक H2O बाहर निकल गया। देखो यहाँ भी फार्मूला था Al2O3 और यहाँ भी फार्मूला है क्या? Al2O3, लेकिन दोनों के नाम में फर्क है। ऊपर में बॉक्साइट था और नीचे में क्या है? एल्यूमिना। तो एल्यूमिना कहते किसे हैं? कंसंट्रेटेड बॉक्साइट को नाम दिया गया है एल्यूमिना। यानी कि बॉक्साइट से अगर इम्प्योरिटीज रिमूव कर लिए तो अब जो बचा हुआ पार्ट रह गया उसी को एल्यूमिना कहा जाता है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं हम लोग सिल्वर और गोल्ड को भी कंसंट्रेट करने के लिए। सिल्वर और गोल्ड में ये देखो एक जनरल रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है। एम मेटल हो गया, अगर सिल्वर लेंगे तो एम की जगह पर Ag और गोल्ड लेंगे तो Au। इनका रिएक्शन साइनाइड के साथ, कोई भी पोटासियम सोडियम साइनाइड लिया गया, इनके साथ कराते हैं तो ये मेटल का साइनाइड बना, डिजोल्व हो गया, इम्प्योरिटीज को फिल्टर्ड आउट कर लिए। अब फिर इनका रिएक्शन जब जिंक के साथ कराते हैं तो मेटल सेपरेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और जिंक साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया।
अब देखो दोनों का रिएक्शन लिखे हैं, आपको याद ऊपर वाला रखना है, ऊपर याद रखे और पता है तो बाकी लिखा जा सकता है। देखो सिल्वर में तो जहां M है उसकी जगह पर क्या लिखा गया, Ag। फिर देखो यहाँ MCN4 तो यहाँ क्या लिखा गया, CN2, AgCN2। यहाँ पर 2M है, M की जगह पर क्या लिखे, Ag। और उसी तरह से जब गोल्ड है तो जहां 4M था तो उस जगह पर लिखा गया 4Au। ये लीचिंग प्रोसेस था। लिखिए, अब इसको लिखवा देते हैं। अभी हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में 4 स्टेज था, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। कंसंट्रेशन कंप्लीट हो गया। इस कंसंट्रेशन में क्या हुआ, जो भी ओर है वो उसी फॉर्म में आपके पास में आया, इसमें से सिर्फ इम्प्योरिटीज को हटा दिया गया। इम्प्योरिटीज यानी कि गैंग, गैंग कहा जाता है इम्प्योरिटीज को। जैसे अगर आप मेटल सल्फाइड है तो सल्फाइड ही आपके पास आएगा, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट ही आ गया, ऑक्साइड है तो ऑक्साइड ही आ गया। अब मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना ज़्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू मेटल कार्बोनेट से मेटल या मेटल सल्फाइड से मेटल। तो इसीलिए क्या करते हैं कि अगर मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में है तब ठीक, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है तो उसे हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रोसेस को यहाँ ऑक्सीडेशन कहा गया, यानी कि ऑक्सीडेशन कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहा गया। और ये 2 स्टेज में होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका ओर कैसा है। जैसे इसमें फर्स्ट अभी आपको दिखाई दे रहा है कैल्सिनेशन। कहता है कि अगर कोई मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में है जैसे CaCO3, तो इसे आप स्ट्रांगली हीट करोगे, ये डिकम्पोज करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसी तरह से अगर जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, बताओ तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, ZnO प्लस CO2, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चाहिए क्या था आपको, मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिल गया। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। एक और ऑक्सीडेशन का मेथड है जिसे रोस्टिंग कहा जाता है। कैल्सिनेशन यूज किया जाता है कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, और रोस्टिंग यूज किया जाता है सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे जिंक सल्फाइड ZnS है, तो यहां पर इसे हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो ये फॉर्मेशन करेगा जिंक ऑक्साइड का और साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन बैलेंस करना है तो देखो, तो अगर यहाँ पर हम लोग 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आएगा, तो ऑक्सीजन 6 हो गया, तो यहाँ पर ये 3। इसके साथ में हीट करते हैं तो जिंक सल्फाइड था। कई बार क्वेश्चन नजर आया है, 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो दोनों आपके सामने में दिख रहा है। आप बताओ कैल्सिनेशन किस ओर के लिए यूज किया जाता है, कार्बोनेट, और रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड। कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जबकि रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 पॉइंट आ गए कि नहीं आ गया। और तीसरा पॉइंट अगर लिखना है तो एक इक्वेशन आ जाएगा। तो सिंपल कैल्सिनेशन इट इज यूज फॉर कार्बोनेट ओर एंड रोस्टिंग इट इज यूज फॉर सल्फाइड ओर। कैल्सिनेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाइल रोस्टिंग टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इक्वेशन नोट कर लीजिए। अब यहां पर थर्ड स्टेज दिख रहा है आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस का, रिडक्शन। पहला स्टेज बताओ क्या था, कंसंट्रेशन। उसमें क्या किए हम लोग, इम्प्योरिटीज को और से अलग कर दिए। फिर दूसरा स्टेज में क्या किए, उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए। अब तीसरे स्टेज में मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा दोगे तो अब वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, मेटल में। तो रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोसेस, इट इज द स्टेज ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल और इन्हें रिड्यूस किया जाता है। रिडक्शन का हम लोग जो 3 स्टेज अप्लाई करते हैं, दिख रहा होगा, बाय हीटिंग एलोन, बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और एक और आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। एक्चुअली मेटल ऑक्साइड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लीस्ट रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड हाईली रिएक्टिव, और तीनों के लिए अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड हैं, उन्हें सिर्फ आप हीट करोगे वो डिकम्पोज कर जाएगा। जैसे मरकरी के ऑक्साइड,
Hg2O2। इन्हें सिर्फ आप हीट करो तो ये कन्वर्ट कर जाएगा मरकरी में और यहाँ ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आपके पास में मेटल चला आया। लेकिन जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, यानी जो लिस्ट रिएक्टिव से ज़्यादा रिएक्टिव हैं लेकिन हाईली रिएक्टिव से कम है, जैसे आयरन के ओर्स, हेमेटाइट, Fe2O3, ये ऐसे नहीं होगा। इसे रिड्यूस करने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत पड़ेगा। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में या तो आप किसी रिएक्टिव मेटल को ले सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, या जनरली कॉमर्शियली हम लोग हेमेटाइट के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड 2Fe प्लस 3CO2 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ 3 डाल दिए। देखो तो इक्वेशन बैलेंस है, आयरन 2, ऑक्सीजन 3 एंड 3 6 है। तो यहाँ पर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किए। आप यहाँ एल्युमिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Fe2O3 का अगर रिएक्शन करा दोगे एल्युमिनियम के साथ में, इन्हें हीट करेंगे तो यहाँ पर ये Fe अलग हो जाएगा और साथ में बन जाएगा क्या, Al। यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा Al2O3। बैलेंस करने के लिए क्या डाल दिए, एल्युमिनियम। ये हो गया। लेकिन अगर हाईली रिएक्टिव है, जैसे आप इमेजिन करो कि एल्युमिनियम को ही रिड्यूस करना है, तब ये तो इनसे रिड्यूस होगा नहीं। तब उस कंडीशन में हम लोग को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों को पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।